स्वागत है। आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो है पब्लिक इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। अब देखिए ये जो पेपर है ना, ये एक तरह से हम सभी को एक इंस्टीट्यूशनल पर्सपेक्टिव में जो नेशन का डेवलपमेंट है या स्टेट का डेवलपमेंट है या फिर क्षेत्र का डेवलपमेंट है उसको समझने में मदद करता है कि उसके अंदर जो इंस्टीट्यूशंस हैं यानी जो संस्थाएं हैं उसकी क्या महत्वता है, वो किस तरीके से अपनी भूमिका को अदा करती है। तो उसी उसी चीज़ को समझते हुए आज हम जो इसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है यानी जो इंस्टीट्यूशनल पर्सपेक्टिव का जो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है कि ये कैसे अस्तित्व में आया, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये किस तरीके से अस्तित्व में आए और क्यों इसकी महत्वता समझी गई। देखिए शुरुआत से ही जो 20वीं शताब्दी है, शुरुआत से ही ये देखा गया कि इंस्टीट्यूशंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने ये पाया कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं यानी हम लीडर के ऊपर इतना ज़्यादा सेंटर होके नहीं डेवलपमेंट कर सकते, बल्कि हमें ऐसी ऐसी संस्थाओं को विकसित करना होगा जो एक तरह से इंडिपेंडेंट हो, ऑटोनोमस हो और अपने आप में डिसीजन लेने वाली यानी कार्य करने वाली, लीड करने वाली, नेशन को आगे बढ़ाने वाली संस्थाओं की ज़रूरत है। तो ऐसा अर्थ शुरुआत में अर्थशास्त्रियों ने देखा और इसीलिए 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जो इंस्टीट्यूशनल पर्सपेक्टिव है, जो इंस्टीट्यूशनल थ्योरिस्ट हैं यानी वो अपना एक महत्वपूर्ण आयाम रखे, प्रस्तुत करा कि इंस्टीट्यूशंस नेशन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे ये समझिए कि इंस्टीट्यूशंस को जो बर्जर हैं या फिर जो शुरुआत के जो थिंकर हैं वो किस तरीके से डिफाइन करते हैं, यानी जैसे रदरफोर्ड हो गए या और भी जो थिंकर्स हैं वो किस तरीके से डिफाइन करते हैं, लकमैन हो गए। तो ये बोलते हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं ना ये क्या करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस का जो मीनिंग है ना, यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन है वो एज अ रूल के तौर पे लिया गया है। अब देखिए रूल कैसे कि ये जो रूल्स हैं ना ये क्या करते हैं, ह्यूमन इंटरेक्शंस को शेप करते हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं एज अ रूल्स दैट शेप ह्यूमन इंटरेक्शन। अब देखिए यहाँ पे जो हिंदी में है ना अंत क्रियाएं, इसको अंत क्रियाओं की जगह इंटरेक्शन वर्ड यूज़ करिए, यानी लेन देन। लेन देन के स्वरूप में समझिए कि ये हमारे लेन देन वाली क्रियाओं को प्रभावित जो करते हैं हैं। थिंकर, ये एक तरह से पाइनियर हैं इंस्टीट्यूशनलिस्ट पर्सपेक्टिव में। अब देखिए जो डगलस नॉर्थ है ना, वो इंस्टीट्यूशंस को एक सेट ऑफ रूल्स के टर्म्स में डिफाइन करते हैं कि इंस्टीट्यूशन एज अ रूल ऑफ द गेम ऑफ द सोसाइटी, यानी समाज के खेल के नियम है इंस्टीट्यूशंस के तौर पे ये परिभाषित करते हैं, जिसमें औपचारिक नियम, कानून, विनिमय और अनौपचारिक बाधाएं जैसे मापदंड, परंपराएं और उनके प्रवर्तन तंत्र शामिल है, यानी इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म शामिल है। यानी इंस्टीट्यूशंस के अंदर क्या है, एक तो फॉर्मल रूल्स भी शामिल हैं, जो इनफॉर्मल कंस्ट्रेंट्स हैं यानी जो प्रैक्टिकल जो नॉर्म्स हैं, कन्वेंशन हैं और इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म, ये सभी शामिल होते हैं इंस्टीट्यूशंस के अंदर। और ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं या फिर जो ये जो कन्वेंशंस हैं और नॉर्म्स हैं, ये क्या करते हैं, ये इन्फ्लुएंस करते हैं क्या, कॉरपोरेटिव एंड कम्पिटिटिवनेस इन रिलेशनशिप, कि ये समाज के अंदर एक तरह से सहकारिता भी लेके आते हैं और प्रतिस्पर्धा भी लेके आते हैं। और इसी के कारण हमारा जो आर्थिक और सामाजिक जो लेन देन है वो संरचित होता है या उसकी रचना होती है। इंस्टीट्यूशनल पर्सपेक्टिव है या जो इंस्टीट्यूशंस है, अगर हम उसका थियोरेटिकल बेसिस देखें आफ्टर डेफिनेशन यानी परिभाषा के बाद, तो हम देखते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है या जो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स है वो हमेशा से बात करती है कि जो इकोनॉमिक एक्सचेंजेस हो यानी जो आर्थिक आदान प्रदान हो, जो आर्थिक लेन देन हो, वो क्या होना चाहिए, एक तरह से फ्रिक्शन लेस होना चाहिए, इंस्टेंटियस होना चाहिए, यानी अवरोध रहित आदान प्रदान और त्वरित आदान प्रदान। यानी जो आर्थिक आदान प्रदान होगा वो क्या होगा, त्वरित होगा और अवरोध रहित होगा। तो इसकी बात करते हैं। तो इसी इसी प्रिंसिपल्स को इसी प्रॉब्लम को देखते हुए कि जो इकोनॉमिक्स के पास यानी जो उस समय जो डेवलपमेंटल
जो प्रॉब्लम जो सामने आई कि जो नेशन के डेवलपमेंट में वो ये आए कि हमें किसी भी तरीके से हमें ये जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, यानी ये जो फ्रिक्शन लेस एक्सचेंज और इंस्टेंटियस एक्सचेंज है, इसको हमें सामने लेके आना है या इसको मजबूत करना है, या फिर या जो जितने भी अवरोध हैं, जितने भी जो अवरोध हैं उनको दरकिनार करना है। तो इंस्टीट्यूशंस की डिमांड बढ़ी क्योंकि इंस्टीट्यूशंस एक ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड कराते हैं, एक ऐसे सेट ऑफ रूल्स प्रोवाइड कराते हैं जहाँ पे ये फ्रिक्शन लेस आदान प्रदान और इंस्टेंटियस इकोनॉमिक एक्सचेंज पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं अपना एक तरह से अपनी एक महत्वता सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, और जो इकोनॉमिक्स हैं वो इस चीज़ को जान रहे हैं कि जो शुरुआती 20वीं शताब्दी का जो समाज होगा वो केवल और केवल नेताओं या लीडरशिप पे ज़्यादा निर्भर नहीं करेगा डेवलपमेंट के लिए, बल्कि एक मजबूत इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत है। यानी हो सकता है कि जो नेता हैं वो आएगा जाएगा, मगर इंस्टीट्यूशंस हमेशा बने रहेंगे। इंस्टीट्यूशंस का मतलब ये है कि वो रूल्स रेगुलेशंस, वो सेट ऑफ रूल्स ऑफ गेम फॉर सोसाइटी या ऑफ सोसाइटी। कॉज हैं वो इसी बात को हाईलाइट करते हैं कि जो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो फॉर्म्स हैं वो इसीलिए वो उनका उनका जो मोटिव है वो यही है कि ये जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है इसको मिनिमाइज़ करती हैं, और उसी के साथ जो को आगे ले जाते हुए बोलते हैं कि जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है ना ये इकनॉमी में या फिर ये एक तरह से एक अवरोध पैदा करता है और जो जो एक्सचेंज है उसको प्रभावित करता है, यानी जो लेन देन है उसको बढ़ाता, उसकी लागत को बढ़ाता है। दूसरा जो पॉलिसी का जो इफ़ेक्टिवनेस है, यानी जो पॉलिसी का जो प्रभाव है उसको भी कम करता है। और फर्दर ये जो विलियमसन है इसको दो दो जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है इसको दो कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं। एक एक्स एंटी जिसमें कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग नेगोशिएशंस, उसके बाद पोस्ट एक्स पोस्ट जिसमें मॉनिटरिंग इन्फोर्समेंट कॉस्ट की बात करते हैं। तो प्लस नॉर्थ है उन्होंने भी डिफाइन करा है जो टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट होते हैं। तो ये देखिए जो इंस्टीट्यूशंस हैं ना मतलब इन सब चीज़ों को समझते हैं और अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो जैसे इंफॉर्मेशन कॉस्ट हो गया, तो जैसे अगर मान लीजिए आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी या फिर कोई लीड नहीं होगी तो आपको कोई डिसीज़न फॉर्म करने में या फिर एक तरह से आगे जो एक जोखिम बना रहेगा कि आप कौन से डिसीज़न लें, या फिर एक अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। तो उसको दूर करने के लिए जो इंफॉर्मेशन पे हमें खर्च करना ही पड़ता है। फिर एजेंसी कॉस्ट की जो मॉनिटरिंग एजेंट्स हैं उनके ऊपर हमें खर्च करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ जो इनफिशिएंसी है, जो इम्परफेक्ट मेज़रमेंट है वो उनको हम कैसे मापेंगे। अगर मान लीजिए अगर किसी को अगर हमने कोई टारगेट दिया, अगर मान लीजिए उसने वो पूरा नहीं करा, तो अगर हम उसे मापेंगे नहीं तभी तो हम जान पाएंगे कि उसने काम करा या नहीं करा। तो एजेंसी लागत, निगरानी करने वाले एजेंटों की लागत और अपूर्ण माप के कारण अक्षमताओं को संबोधित करना, तो ये भी एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। फिर उसके बाद है श्रिंकिंग कॉस्ट, घटती लागत, अनुबंध के प्रदर्शन के आउटपुट गुणवत्ता को मापने में कठिनाई, यानी कि मतलब कोई चीज़ बन गई है तो उसको वो धीरे धीरे घटती भी जा रही है ना। अगर कोई चीज़ मान लो कि कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है, ये वो कोई बन गया है, बट वो जब बन गया है तो जब से धीरे 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 घटता भी तो चला जाता है, ख़त्म भी तो होता जाता है। तो उसकी जो आउटपुट क्वालिटी है उसको हम कैसे मेज़र करेंगे, तो ये हमेशा एक कॉस्ट बनी रहती है। और उसके बाद है अपॉर्चुनिज्म कॉस्ट, यानी अवसरवाद लागत, अनुबंध के उल्लंघन और अपूर्ण परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली लागत। फिर उसके बाद है कंप्लायंस कॉस्ट, यानी एक्सपेंस रिलेटेड टू डिटेक्टिंग कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच एंड इम्पोजिंग पेनल्टी, यानी मतलब अगर कोई अनुपालन नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ आपको जुर्माना लगाना ही होगा, और
उस पे उसको उसको पीनलाइज करना होगा, तो उसके लिए भी आपको एक कंप्लायंस कॉस्ट को हमेशा मेंटेन करना होगा। उसके बाद है इन्फोर्समेंट कॉस्ट, यानी अ, ऐसी 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 क्रियाएं, ऐसी संरचनाओं को आपको बनाना ही होगा जिससे जो इन्फोर्स हो, जो आप चाहते हैं, जो इंस्टीट्यूशन जो चाहते हैं वो हो पाए, या जो सरकार चाहती है वो हो पाए। तो ये जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, ये इंस्टीट्यूशन कहीं ना कहीं रिड्यूस करते हैं। जैसे इंस्टीट्यूशन खुद नेटवर्क जो इंफॉर्मेशन है उसको एक्वायर करते हैं, एजेंसीज होती है जो मॉनिटर करती है, और धीरे धीरे जो घटती हुई जो व्यवस्था है उसको भी आकलन करने में भी वो अपने अपने पैमाने को सामने रखती है। इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन इन डेवलपिंग कंट्री। देखिए, इंस्टीट्यूशंस का ना हमेशा से ही क्रूशियल एंड की रोल रहा है पॉलिसी फॉर्मुलेशन में। यानी जब भी हम कभी भी पॉलिसी फॉर्मुलेट करेंगे या उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो सबसे महत्वपूर्ण संस्था उभर के सामने आती है। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसी फॉर्मेशन में। फिर जो सेमेलेंसी हैं उनका मानना है कि जो जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है वो एक तरह से इफ़ेक्टिव पॉलिसीज़ के लिए एक प्री रिक्विजिट है, यानी एक तरह से पूर्व की घटना है। यानी ये शर्त है, इस शर्त के बिना हम किसी तरीके से प्रभावी नीति बना ही नहीं सकते। यानी प्रभावी नीति को बनाने के लिए जो इंस्टीट्यूशन है या इंस्टीट्यूशन का जो ढांचा है वो एक शर्त के तौर पे सामने आता है। उसी को कॉज आगे लेके जाते हैं और ये बोलते हैं कि जो इकोनॉमिक डिसीजंस हैं वो फंडामेंटली रिवॉल्व करते हैं इंस्टीट्यूशनल चॉइसेस पे। यानी जो जो पॉलिसी डिसीजन मेकिंग है ना, तो वो किसके इर्द गिर्द घूमता है, वो हमेशा संस्था के इर्द गिर्द घूमता है कि संस्था के पास क्या है, कौन कौन से हमारे पास विकल्प हैं जिसके माध्यम से हम इस पॉलिसी को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कॉज के एग्जाम्पल से हम इंडिया के संदर्भ में भी हम समझ सकते हैं कि जो पॉलिसी है हमेशा से इंस्टीट्यूशंस के इर्द गिर्द होके ही बनी है या फॉर्मुलेट हुई है, क्योंकि क्योंकि जितना इंडिया के पास इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट होगा तभी वो उस तरीके की नीतियों को प्रभावी तौर पे लागू कर सकता है और जो आउटकम है उसको अचीव कर सकता है। डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, यानी जो प्रताप भानु मेहता और देवेश कपूर जो आर्ग्यूमेंट दे रहे थे उसी आर्ग्यूमेंट को हम यहाँ पे भी देखते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज़ ऑफन फेस चैलेंजेस इन इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, लिमिटिंग देयर एबिलिटी टू इम्प्लीमेंट मार्केट बेस्ड और कमांड एंड कंट्रोल मैकेनिज्म इफ़ेक्टिवली। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है हम देखते हैं कि इस आर्ग्यूमेंट के हिसाब से कि जो विकासशील देश है उसमें हमने अक्सर ये देखा है कि संस्थागत क्षमता में कमी पाई गई है और बहुत सारी चुनौतियों को सामना करना पड़ा है, जिससे बाजार कमांड एंड कंट्रोल और ये जो मार्केट बेस्ड जो मैकेनिज़्म है इसको प्रभावी तौर पे लागू नहीं कर पाया है। तो ये भी हमें एक प्रॉब्लम देखने को मिली है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में कि अगर इंस्टीट्यूशंस नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा या जो डिज़ायर आउटकम है वो नहीं मिल पाएगा इकोनॉमिक पॉलिसी का। द रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो हम जितना भी हम देख पाए प्रॉब्लम, तो हम ये ज़रूर इस पॉइंट पे ज़रूर आए होंगे कि जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनको एक बहुत ही मजबूत और प्रभावी संस्थाओं की ज़रूरत है अपनी आर्थिक विकास और आर्थिक क्रियाओं को करने के लिए और अपनी नीतियों को लागू करने के लिए। इसी पे जो एंडरसन और स्प्रेंगर हैं वो बताते हैं कि इंस्टीट्यूशन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस पॉलिसी डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन इन यूरोपियन कंट्रीज। जो ये जो एंडरसन है ये यूरोपियन संदर्भ में बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे जो इंस्टीट्यूशन है वो पॉलिसी के डिज़ाइन को इन्फ्लुएंस करते हैं इन यूरोपियन कंट्रीज़, और ये बताने का प्रयास करते हैं कि जो इंस्टीट्यूशन का जो स्ट्रेंथ है वो बहुत क्रिटिकल है डेवलपिंग इकोनॉमीज़ के लिए, कि जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ इज़ इक्वली क्रिटिकल इन डेवलपिंग कंट्रीज़ की इंस्टीट्यूशंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। विदाउट स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म्स, पॉलिसी इफेक्टिवनेस रिमेन
कॉम्प्रोमाइज्ड, कि जो भी अगर ये चीज़ नहीं होगी, अगर आपके पास कोई मजबूत संस्थान नहीं है, नियामक ढांचे नहीं है, यानी इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क नहीं है, या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है, या प्रवर्तन तंत्र नहीं है, तो आपका जो पॉलिसी का जो इफेक्टिवनेस है, यानी जो जो नीति की जो प्रभावशीलता है, उससे आपको समझौता करना पड़ेगा, जिससे अक्षमता और आर्थिक स्थिरता बढ़ती है, यानी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी बढ़ती है, इनफिशिएंसी आती है। तो इंस्टीट्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में। तो ये जितने भी थिंकर्स के नाम हैं, इन सबको याद रखना जब भी आप अपना आंसर फ्रेम करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन थिंकर्स का नाम। ये कह सकते हैं कि द स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशन इन डेवलपिंग कंट्रीज मस्ट फोकस ऑन रिड्यूसिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट, कि जित जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनका जो फोकस होगा इंस्टीट्यूशन स्टडीज़ को लेकर, वो ये ही होगा कि हम कैसे जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है इसको कम करें और इन्फोर्समेंट मैकेनिज़्म को हम मजबूत करें, जिससे हमारा जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है वो मजबूत हो। ठीक है, मतलब इन तीनों चीज़ों पे हमें ध्यान देना है, एक तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, दूसरा इन्फोर्समेंट मैकेनिज़्म, और तीसरा है स्ट्रेंथनिंग हमारा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। देखिए, जो इफेक्टिव इंस्टीट्यूशंस इनहेंस इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बाय मिटिगेटिंग इनफिशिएंसी, मतलब जो अक्षमताएं हैं उन सबको दूर करते हुए एक तरह से प्रभावी नीतियों को सामने रखते हैं, और एक मजबूत आर्थिक आयाम, आर्थिक वातावरण उपलब्ध कराते हैं, जिसमें जो हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, एक्सचेंजेस है, वो आराम से हो पाए, नेशन ग्रो कर पाए, पॉलिसी अच्छे से अपना रिजल्ट अचीव कर सके। जो फ्यूचर रिसर्च है वो एक्सप्लोर करे कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स को, जिससे हम गवर्नेंस को मजबूत कर सकते हैं, या गुड गवर्नेंस प्रोवाइड करा सकते हैं, और उसके बाद हम पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में आने वाली चैलेंजेस, जो कि केवल और केवल जो डेवलपिंग इकनॉमीज़ हैं उनको क्या क्या अनोखी या फिर क्या यूनिक चैलेंजेस सामने आती हैं या चुनौतियां सामने आती हैं पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के दौरान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जो बात करेंगे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया में, ये एक इंडियन कंटेक्स्ट में रहकर हम बात करेंगे। जैसा कि अभी तक हमने देखा कि जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी जो भारत जो संस्थान है, जो सार्वजनिक संस्थान या फिर जो लोक संस्थान होती है, वो देश के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो वही चीज़ों को देखते हुए आज हम देखेंगे कि वो किस तरीके से अपने रोल्स को प्ले करती हैं, क्यों इतना महत्वपूर्ण हो जाता है अर्थव्यवस्था के लिए कि सार्वजनिक संस्थान हो। तो अगर हम इम्पोर्टेंस की देखें, बात करें या फिर देखें, तो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस इन इकोनॉमी अगर हम देखें, तो सबसे पहले देखें तो जो इकोनॉमी का डेवलपमेंट है, यानी जो भारत की जो अर्थव्यवस्था या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो एकदम महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। तो इंस्टीट्यूशंस करते क्या करते हैं, इंस्टीट्यूशंस लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करते हैं, जहाँ पे जो प्राइवेट प्लेयर है या फिर जो गवर्नमेंटल कंपनीज हैं वो आराम से compete कर सकें, मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, तो एक तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, सबसे पहला इम्पोर्टेंस ये है। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। दूसरा ये है कि जो इसेंशियल सर्विसेज हैं, यानी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो बहुत बेसिक नीड, जो ज़रूरतें हैं, जो ज़रूरी आवश्यक सेवाएं हैं, वो प्रदान करती है इंस्टीट्यूशंस। तो आप सबने देखा होगा कि लगभग हर इंस्टीट्यूशंस जो वेलफेयर का काम कर रही है, जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, वो देखते हैं कि हम हमारे जीवन के हर पक्ष में कहीं ना कोई इंस्टीट्यूशंस वर्क कर रहा होता है हमारे को हेल्प करने के लिए या फिर हमारे को आगे ले जाने के लिए। तो यही पॉइंट है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, जो आवश्यक सेवाएं हैं, वो उपलब्ध कराती हैं जो सार्वजनिक संस्थान है। फिर उसके बाद है ये आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराती है। जैसे आप देखोगे कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपको रोज़गार के भी अवसर प्रदान करते हैं, आप इंस्टीट्यूशंस के अंदर रहकर काम कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं जो इम्पोर्टेंस है पब्लिक इंस्टीट्यूशंस का, वो ये भी है कि जो डेवलपमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर है कंपनी का या फिर जो कंट्री का, जो डेवलपमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर है कंट्री का, उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। ठीक है,
तो डेवलपमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर की जैसे जो प्लान एंड पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की, उसको ठीक तरीके से लागू करना, अब उन सभी चीज़ों को हैंडल करना, उस तरीके का स्पेस बना के देना कि जहाँ पे जो पॉलिसी है वो ठीक से लागू हो पाए। उसके बाद इनकरेज इन्वेस्टमेंट। अब देखिए जो इंस्टीट्यूशंस है ना, इंस्टीट्यूशंस क्या करती है, गवर्नमेंट के अंदर एक स्टेबिलिटी क्रिएट करती है कि जो गवर्नमेंट के जो डिसीजंस होते हैं उसमें एक तरह से अप्स एंड डाउन एकदम से ना आए, वो एक तरह से निरंतर एक प्रवाह के तौर पे बढ़ती हुई चलती जाए। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशंस और हर देश को जब इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है तो एक तरह से एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। हर कंट्री को अगर इन्वेस्टमेंट अगर अपने इधर लेके आना है तो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। तो पब्लिक इंस्टीट्यूशन वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है जिससे इन्वेस्टमेंट बढ़ता है और आता है, और उस देश का जो एक्सपोर्ट है उसमें भी मदद करता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस हमारे को इस काबिल बना देता है तो कि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करें, भारत के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करें, भारत की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें। तो हम अगर इन सभी पैरामीटर्स को देखेंगे तो ध्यान से पाएंगे कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक तरह से बैकबोन है इंडिया की इकोनॉमी की, या फिर किसी भी इकोनॉमी की जो इंस्टीट्यूशंस होती हैं वो एक तरह से बैकबोन की तरह काम करती है, ये रीढ़ की हड्डी की तरह। जहाँ पे भी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जहाँ पे भी इंस्टीट्यूशंस इंडिपेंडेंट होकर काम करती है, वहाँ पे एक तरह से रीढ़ की हड्डी की तरह काम करती है, ये बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। देखिए जो इंडियन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनके 3 मेजर ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है, प्रताप भानु मेहता और देवेश कपूर भी इन ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। वो 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या? सबसे पहला है सोशल ऑब्जेक्टिव। अब देखिए जब हम भारत आज़ाद हुआ था तो बहुत बड़ी समस्या थी, बहुत बड़े लेवल पे, कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को हम कैसे खिलाएंगे, कैसे आत्मनिर्भर बनाएंगे। ठीक है, तो उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, या फिर जो आप देखोगे कि समाज में कितना अमीर गरीब ऊंच नीच कितना था, तो उस चीज़ को एक लेवल प्लेइंग फील्ड में लेके आने के लिए, सभी लोगों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, तो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा, जिसमें सबसे पहला हम बोलते हैं कि सोशल ऑब्जेक्टिव। जो भी सरकार के सोशल ऑब्जेक्टिव्स थे उन सबको पूरा करने में पब्लिक इंस्टीट्यूशंस ने बहुत हेल्प करा। उन्होंने जो आम सेवाएं हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वस्तु हैं, सेवाएं हैं, उनको प्रदान कराना, रोजगार उपलब्ध कराना, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना, उसका विकास करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। दूसरा जो है वो है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। अब देखिए जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं ना वो क्या करते हैं, वो एक की रोल प्ले करते हैं भारत कहीं के भी डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स को आगे बढ़ाने के लिए या इन्वेस्टमेंट को लेके आने के लिए। अब देखिए इंस्टीट्यूशंस ऐसा लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करता है जहाँ पे जो प्राइवेट प्लेयर हैं, जो प्राइवेट लोग हैं, वो आके इन्वेस्ट कर सकें, अपने आप को डेवलप कर सकें। अब मान लीजिए कि अगर कोई बाज़ार में अगर कोई व्यक्ति पार्टिसिपेट कर रहा है, तो अगर उसके साथ कोई नाइंसाफ़ी होती है, कोई बेईमानी होती है, तो पुलिस प्रशासन न्यायालय उसके लिए है, लड़ने के लिए, उसको न्याय दिलाने के लिए। तो जो इंस्टीट्यूशंस है जैसे सुप्रीम कोर्ट का इंस्टीट्यूशंस हो गया या फिर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हो, वो इस तरीके की लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करते हैं जिससे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को हमने प्राप्त करा। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1991 या 90 से पहले का जो भारत था उसमें जो इंस्टीट्यूशंस थे, लगभग हर जगह इंस्टीट्यूशंस ही अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर इतने थे ही नहीं। फिर आता है हमारा पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव में हम ये देखते हैं कि देखिए जो शुरुआत से ही जब से भारत आज़ाद हुआ है, जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं यानी जो लोक संस्थान हैं, वो हमेशा से गरीब लोग, जो वीकर सेक्शन हैं, उनके उत्थान करने के लिए या उनको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा से निरंतर प्रयास में जुटा हुआ है। तो ये मेजर ऑब्जेक्टिव हैं जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के हैं इंडिया के अंदर। फिर उसके बाद आता है कि मेजर प्रॉब्लम क्या है इंडिया में जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस की हैं। तो मेजर जो प्रॉब्लम है वो है 3 मेजर प्रॉब्लम है। सबसे पहला जो है वो
मैनेजरियल प्रॉब्लम है। अब देखिए मैनेजरियल प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि देखिए अगर हम ध्यान से देखें जो एलपीजी से पहले, प्री एलपीजी, उससे पहले सब जगह पे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस ही वर्क कर रहे थे। पब्लिक इंस्टीट्यूशंस एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से काम करते हैं, यानी जो रूल्स लिखे हुए हैं, जो कंडक्ट लिखे हुए हैं, उसी को फॉलो करना। ये नहीं कि अपने जो लिमिटेड रिसोर्स को यूज़ करते हुए बेटर आउटकम देना। तो जो मैनेजरियल अप्रोच है वो हमेशा से एक एक समस्या बना हुआ था प्री एलपीजी। एलपीजी के बाद इस अप्रोच को समझा गया कि कई बार हमें मैनेजमेंट को मजबूत करना होगा, उससे हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो मैनेजरियल प्रॉब्लम में क्या देखा कि जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस थे शुरुआत के, वो क्या रेड टेपिज्म में उलझे हुए थे, यानी लाल फीताशाही में। ब्यूरोक्रेसी यानी जो नौकरशाही इतनी मजबूत थी, आपको फाइल टू फाइल, दफ्तर टू दफ्तर आपको चक्कर लगाना पड़ता था। करप्शन बहुत बड़े लेवल पे था, ठीक है। इन्हीं कारणों से एक तरह से इनिफिशियंसी आई, जो सेवाएं हैं, जो वस्तु हैं, और इससे क्या हुआ, एक मैनेजरियल प्रॉब्लम उभर के सामने आया पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में। फिर उसके बाद आता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। देखिए हर हर इंस्टीट्यूशन, हर पब्लिक इंस्टीट्यूशन कहाँ किसके ऊपर डिपेंडेंट है, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। आज के टाइम पे अगर आप देखोगे ध्यान से, जैसे इसरो हो गया, इसरो हो गया, तो इसरो क्या है, अपना जो रेवेन्यू है वो भारत सरकार से तो लेता ही है, मगर उसका फ्रेमवर्क हमने इस तरीके से बना दिया सरकार ने कि वो प्राइवेट प्रोजेक्ट को भी लेकर अपने जो फाइनेंशियल नीड्स हैं उसको पूरा कर सकता है, जो फाइनेंशियल नीड्स है उनको पूरा कर सकता है, ठीक है। तो ये भी एक तरह से फिर, अगर हर चीज़ पैसा के लिए सरकार के ऊपर डिपेंडेंट लेना रहना पड़ता था, तो इससे क्या होता था, जो इंस्टीट्यूशंस की ऑटोनॉमी थी और अकाउंटेबिलिटी, इससे कई बार कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था, समझौता करना पड़ता था, और जब इससे कमी आती थी, स्वायत्ता और जवाबदेही में कमी हुई है या कमी आती थी। फिर हम देखते हैं ऑपरेशनल प्रॉब्लम। देखिए पब्लिक इंस्टीट्यूशंस का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि वो अपडेटेड नहीं है, ठीक है। अपडेटेड नहीं है क्योंकि टेक्नोलॉजी को वो टाइम टू टाइम अपडेट नहीं कर पाया है, इसलिए जो कई बार जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो हो जाता है। जैसे कई बार आप देखते होंगे कि जो एसबीआई का बैंक है वो किस तरीके से काम कर रहा है, और वहीं पे एचडीएफसी वाला बैंक कैसे काम कर रहा है, तो देखोगे कि दोनों का जो काम करने का तरीका है वो बहुत अलग है। तो ये क्या है, एक तरह से रिटर्न रूल, इतना टेक्नोलॉजी अपडेट नहीं है, इंटरनेट चला गया, यहाँ पे क्या है, तुरंत काम होता है, एक तरह से एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम करता है, एजेंसी के तौर पे काम करता है। तो ये चीज़ें प्रॉब्लम रही हैं पब्लिक इंस्टीट्यूशंस की इंडिया के अंदर। ये तीनों प्रॉब्लम्स को आपको लिखना है। सबसे पहला जो है वो है प्रबंधकीय समस्या, दूसरा है वित्तीय समस्या, तीसरा है परिचालन समस्या, ऑपरेशनल। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि क्या क्या हम एडवाइस दे सकते हैं कि जो ये जो प्रॉब्लम है कि इंस्टीट्यूशंस को कैसे ग्रो करना चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम है, इन सबको एड्रेस करते हुए कुछ सजेशंस हैं, उसको देख लीजिए। तो क्या सजेशंस हैं, जो हमारी सुझाव है वो क्या है कि पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को ना और अभी और एफिशिएंट होना है और इफ़ेक्टिव होना है, ठीक है। यानी अधिक दक्ष और प्रभावी बनना की ज़रूरत है, ठीक है। उनको चाहिए कि वो अच्छे से बेटर से अच्छी प्लानिंग करें, कोऑर्डिनेशन करें। अब क्या है, दिक्कत क्या है कि जो गवर्नमेंट है ना उसके अंदर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, और ये जो गवर्नमेंट के अंदर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये आपस में जब बात करती है ना तो इसमें बड़ा लंबा प्रोसेस चला जाता है, ठीक है। इसके अंदर बहुत लंबा प्रोसेस चला जाता है, बहुत टाइम जाता है। तो इस मैकेनिज़्म को या फिर इस चीज़ को ठीक करा जाना चाहिए, जो कोऑर्डिनेशन है वो अच्छा हो गवर्नमेंटल एजेंसीज़ के अंदर। फिर उसके बाद है कि अब हमें ना थोड़ा सा ये भी देखना होगा कि जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनके कोर कॉम्पिटेंसी क्या है। कि जैसे मान लो कि जैसे आपका कॉलेज हो गया, ठीक है, कॉलेज है, कॉलेज का मेन काम क्या है, कोर कॉम्पिटेंसी क्या है, टीचिंग एंड रिसर्च, ठीक है, टीचिंग एंड रिसर्च। तो कॉलेज को क्या करना चाहिए, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, टीचिंग एंड रिसर्च। बाकी सिक्योरिटी और बाकी चीज़ें जो हैं वो हम आउटसोर्स कर सकते हैं, ठीक है। आउटसोर्स मतलब किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया, वो आपके लिए कर देगी। जैसे प्लांटिंग हो गई, ठीक है, प्लांटिंग हो गई, सिक्योरिटी हो गया, मेंटेनेंस हो गया, तो ये हम आउटसोर्स कर सकते हैं, हमारा जो कोर। तो ये एक एडवाइस है, आप अपने पेपर में दे सकते हैं कि कैसे इंप्रूव करा जाए पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को। फिर है देयर इज़ अ नीड मोर ट्रांसपेरेंसी, ठीक है।
बहुत ज़्यादा अधिक पारदर्शिता की ज़रूरत है, क्योंकि देखो पता है क्या है, गवर्नमेंटल या फिर जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है ना, उसमें अभी पता ही नहीं कि एक फाइल दूसरे एजेंसी के पास गई और उसने कितना टाइम रखा। ये अभी किसी को प्रॉब्लम डिफाइन ही नहीं है कि इस ऑफिसर के पास इतनी देर तक फाइल होगी। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी को सुनिश्चित करना है और जवाबदेही। ठीक है, समय सीमा तैयार होनी चाहिए जितनी भी सर्विसेज हैं पब्लिक इंस्टीट्यूशंस की, जिससे क्या होगा, फंक्शनिंग और अच्छा होगा पब्लिक इंस्टीट्यूशंस का। फिर हम देखें, हम ये भी बोल सकते हैं कि जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है वो टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट करे। ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी को अपडेट करे। अब यहाँ पे ना एक द्वंद्व ये भी है कि जो फाइनेंस है इंस्टीट्यूशन का वो तो गवर्नमेंट डिपेंडेंट है। ठीक है, तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो एक तरह से डिपेंडेंसी बनी रहती है, और वो जो अपडेट है या जो अपडेट करता है वो बहुत स्लो होता है। ठीक है, मगर हम सुझाव के तौर पे यही देख सकते हैं कि नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए अपने प्रोसेस में। ठीक है, जिससे जो सर्विस क्वालिटी है वो इंक्रीज़ होगी। उसके बाद है कि जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है ना, वो हमेशा अब जो उनका जो झुकाव है वो कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच पे होना चाहिए। देखिए, कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच को इस तरीके से समझिए कि जैसे दिल्ली सरकार ने एक योजना शुरू करी थी, डोर टू स्टेप सर्विस, है ना, कि आप घर बैठे ही कुछ जो सरकारी कागज़ है या जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप घर बैठे ही बना सकते हैं। बहुत सारी स्कीम्स हैं वो आप घर बैठे ही अप्लाई कर सकते हैं। आपके जो एजेंसी का व्यक्ति आएगा वो आपके घर से ही डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट कर लेगा। तो ये हमने क्या करा, कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच को यहाँ पे अपनाया। ठीक है, कि सरकार के पास आप लोग नहीं जा रहे, सरकार आपके पास आ रही है। तो ये वाला अप्रोच, और जैसे हम प्राइवेट सर्विस यूज़ करते हैं तो गवर्नमेंट भी उसी तरीके से रिस्पॉन्सिबल हो कि अगर हम कोई उन गवर्नमेंट की कोई सेवाएं का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके प्रति उत्तरदायी सरकार हो, और टाइम बाउंड हमारा सॉल्यूशन होना चाहिए। तो ये है कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच। फिर है कि जो फाइनेंशियल डिपेंडेंसी है पब्लिक इंस्टीट्यूशंस की, जो लोक संस्थाओं की, जो जैसे कि हर इंस्टीट्यूशंस को, जैसे आपका कॉलेज ही हो गई, किसके ऊपर डिपेंडेंट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी यूजीसी, तो यूजीसी सरकार, ठीक है, गवर्नमेंट। तो इस डिपेंडेंसी को कम करना, जैसे बोल अभी क्या चल रहा है वर्तमान में कि जो कॉलेजेस हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो क्या करें, ऐसे तरीके से काम करें जिससे वो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स को लेके आएँ और अपना सेल्फ फाइनेंस करें। ठीक है, फाइनेंशियल टर्म्स में एक तरह से अपने आप को सेल्फ फाइनेंस कर लें। तो इस तरीके का फ्रेमवर्क बनाना चाहिए पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को। ठीक है, अब यहाँ पे उल्ट होता क्या है कि कॉलेजेस अपना सीधा फ़ी बढ़ा देता है, तो फ़ी बढ़ाने से सीधा स्टूडेंट टाइम पर हो जाते हैं, गरीब आदमी शिक्षा ही नहीं ले पाता। ये भी चैलेंजेस है। ठीक है, फिर है बाकी जितनी भी अपनी जितनी भी कमजोरियां हैं उसको इम्प्रूव करें पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, अपनी जितनी भी स्ट्रेंथ है उस पर ध्यान दे, उसको बढ़ाते रहे, कमजोरियों को सुधारे। तो ये आपके सजेशंस हैं। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और लगभग इन सभी 4 लेक्चर्स को मिलाकर आपका ये जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस वाला टॉपिक है ना, ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और अगर आपके कोई सजेशन, कुछ कमेंट हो तो आप लिख सकते हैं। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।